लेकिन आज सब लोग जो आए हैं वो आए हैं मतलब हमारे बीच में डॉक्टर नंदलाल सर, वो बहुत अच्छी जानकारी देते हैं, बहुत सरल शब्दों में प्रोडक्ट के बारे में समझाते हैं दोस्तों। तो आज खुद डॉक्टर साहब आए हैं, हमें प्रोडक्ट की जानकारी देंगे और कुछ डिजीज के ऊपर हमें बताएंगे दोस्तों। तो मैं क्लैपिंग के साथ डॉक्टर साहब को इनवाइट करूंगा। वेलकम सर, वेलकम। ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। आज हम लोग जो है कुछ बात करेंगे डायबिटीज पर, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट लोगों का डायबिटीज के ऊपर रिजल्ट क्या है, कैसे होता है, उसके बारे में बहुत सारी बातें होती है। तो आज एक अच्छा मौका मिला है मुझे, 300 से लोग ऊपर हैं, उनको बताने के लिए कि एक्चुअली डायबिटीज होता क्या है और डायबिटीज कैसे ठीक किया जा सकता है। एक्चुअली लाइफस्टाइल डिजीज है, आनुवांशिक है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एक डायबिटीज होता क्या है। शुगर, जिसको हम लोग ब्लड शुगर भी कहते हैं, इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे ब्लड में शुगर बढ़ जाता है तो हम कहते हैं कि उसको कि ब्लड शुगर या डायबिटीज हो गया है। एक्चुअली हमें वो पता होना चाहिए कि एक्चुअली नॉर्मल रेंज क्या होता है। तो मैं बता दूं कि हमारे शरीर में या हमारे ब्लड में ऑलरेडी शुगर रहता है। तो भगवान ने हमको जो है वो शुगर दिया हुआ है कुछ मकसद से। वो मकसद है कि हमको एनर्जी चाहिए होती है अपना काम करने के लिए। तो काम करने के लिए जब एनर्जी चाहिए तो वो शुगर कुछ ना तो कुछ होना ही चाहिए ब्लड में। ये देखा गया है कि फास्टिंग शुगर जो है 60 to 90 होना चाहिए और खाना खाने के बाद वाला शुगर जो है 90 से लेके 120 होना चाहिए। तो इसके अंदर एज के हिसाब से कुछ फ्लक्चुएशन हो सकता है कि 130 भी नॉर्मल पकड़ा जाता है या 140 भी नॉर्मल पकड़ा जाता है खाने के बाद, या 100 भी नॉर्मल पकड़ा जाता है। तो इट डिपेंड करता है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है। तो दोस्तों मैं यहाँ बता दूं कि डायबिटीज 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो एक डायबिटीज जिसको हम लोग टाइप 1 कहते हैं, या इसको जुवेनाइल डायबिटीज भी कहते हैं। और दूसरा जो होता है टाइप 2, जिसको हम लोग एडल्ट टाइप डायबिटीज भी कहते हैं। और एक डायबिटीज होता है जो 3rd ट्राइमेस्टर में, प्रेगनेंसी में हो जाता है। तो प्रेगनेंसी में जो डायबिटीज होता है वो भी एक डायबिटीज ही है। तो इसमें जो है कैसे पहचाने कि हमें डायबिटीज हो गया है, तो इसके लक्षण क्या है। इसके लक्षण मैं बताऊं कि बार बार प्यास लगना, बार बार भूख लगना, या आपका वजन कम होते चला जाता है, या आपका एनर्जी लेवल कम हो जाता है, या आपका काम करने की जो क्षमता होती है, काम पे जाने की जो इच्छा होती है वो खत्म हो जाती है। तो बहुत सारे लोग जो है इस डायबिटीज की वजह से रिटायरमेंट ले लिए हैं। और बहुत सारे लोगों को सेक्सुअल प्रॉब्लम भी हो जाता है, क्योंकि एनर्जी रही नहीं जाती है। क्योंकि ग्लूकोज का काम है एनर्जी बनाना। अगर हमारे शरीर में एनर्जी नहीं है तो हम काम नहीं कर पाएंगे, या कुछ भी काम करना है वो नहीं कर पाएंगे। तो एक्चुअली शुगर बढ़ता क्यों है, आखिर क्या इसका मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कैसे होता है। तो जब भी ये बताया गया है कि हमें ज्यादा करके टेंशन हो जाता है तो हमें हमारा शुगर बढ़ जाता है। तो ये देखा गया है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में 80% जो है डायबिटीज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या टेंशन से होता है, 80%। तो उसका कारण क्या है कि जब भी हमें टेंशन आता है तो हमारे शरीर में जो है एंजियोटेंसिन करके एक हार्मोन होता है, एक हार्मोन होता है हमारे शरीर में टेंशन का, जिसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है। तो ये ग्लूकोज क्या करता है, हर समय जब भी हमें टेंशन आता है तो दिन भर में हमारे पास 60,000 के आसपास दिन भर में हमारा जो है दिमाग टेंशन में रहता है। तो इतनी बार वो ग्लूकोज उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आता है। अब जो ग्लूकोज जो है, ये ग्लूकोज जो है अगर आपके शरीर में ज्यादा हो जाता है, या ग्लूकोज आपने ज्यादा खाया, आप मीठा खाते हैं, आप बटाटा खाते हैं या चावल खाते हैं हमेशा, तो ये आपका शुगर जाता कहाँ है। एक्चुअली ये शुगर जो है मेटाबोलाइज होके लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में जमा हो जाता है। और ग्लाइकोजन ज्यादा हो गया तो वो फैट के रूप में जमा होने लगता है। अगर फैट ज्यादा हो गया तो उससे कुछ प्रोटीन बनने लगता है। अब
तो यहाँ पे देखा गया है कि जब भी आपको टेंशन आता है तो उसको ग्लूकोज की जरूरत होती है। तो जब भी आपको डायबिटीज होना रहता है तो ये रिवर्स गियर में चलता है। अगर ज्यादा ग्लूकोज इस्तेमाल हो रहा है ब्लड में टेंशन को कम करने के लिए, तो ब्लड में ग्लूकोज की ज्यादा जरूरत होती है। तो जो रिवर्स होके ग्लाइकोजन वापस हमारे ब्लड में आने लगता है, ग्लाइकोजन आ जाता है, तो उसके बाद में फैट भी आना चालू हो जाता है। और फैट नीचे आने लगेगा, कम होने लगेगा, तो आप पतले दुबले हो जाओगे, आपका वजन कम होने लगेगा। यही सिम्टम्स है कि पता लगता है कि हमको डायबिटीज हो गया है, मैं पतले होते क्यों जा रहा हूं, तो हम डॉक्टर को दिखाते हैं। और डॉक्टर को दिखाने के बाद में डॉक्टर बताता है कि आपको शुगर हो गया है। तो पतले होने का या वजन कम होने का कारण यह है कि आपका जो है फैट डिपॉजिट कम होना चालू हो जाता है, क्योंकि टेंशन में ग्लूकोज बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअली कारण क्या है शुगर होने का? तो ये देखा गया है कि पूरे दुनिया में 14 करोड़ डायबिटिक पेशेंट है और उसमें 7 करोड़ इंडिया में। इसका मतलब 50% इंडिया में है। इसीलिए आजकल बहुत सारे डॉक्टर को बोलते सुना हूं कि ये कैपिटल ऑफ डायबिटीज, ये डायबिटीज का हब बन गया है इंडिया। तो इंडिया में ही डायबिटीज सबसे ज्यादा क्यों होता है? तो इसका कारण क्या है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है यहाँ का, इंडिया का, और जो हमारी खाने की हैबिट्स है या हमारी वजन बढ़ाने की जो प्रक्रिया है, ये कुछ चेंज है पूरी दुनिया से। इसकी वजह से हमारे यहाँ ज्यादा डायबिटीज होते जा रहे हैं। और एक कारण होता है हेरिडेटरी या ऑटोइम्यून डिजीज, जिसमें कि टाइप 1 टाइप का डिजीज होता है, और वो ज्यादा करके 11-12 साल के बच्चे जब बड़े हो जाते हैं उस समय होता है। तो ये देखा गया है कि अगर अनुवांशिक बोलेंगे तो बचपन से भी हो सकता है, 5 साल 6 साल के बाद में भी बच्चे को डायबिटीज हो सकता है, वो अनुवांशिक है उसका। या अनुवांशिक हम लोग बोलते हैं कि कभी भी हो सकता है जिंदगी में, आपके 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 25 साल के बाद, ये कभी भी आपको डायबिटीज हो सकता है कि आपका जो जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके अंदर जो जीन है, एपिजेनेटिक जिसको कहते हैं, वो स्विच ऑन हो जाता है। वो स्विच ऑन होने के कारण है आपने बहुत मिठाई खा ली, आपने बहुत ज्यादा ही शुगर का इस्तेमाल किया है, इसकी वजह से वो ऑन हो जाता है और आपको पता चलता है कि आपको डायबिटीज हो गया है। और वो टाइप 1 डायबिटीज ऐसा होता है कि जिसको हम लोग ऑटोइम्यून डिजीज भी बोलते हैं। और उसके अंदर आपका जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज मतलब स्वादुपिंड, जहां से हमें इंसुलिन मिलता है। तो पैनक्रियाज एक ऐसा ऑर्गन है जो एक्सोजीनस और इंडोजीनस, ये दोनों काम करता है। इंडोजीनस में ये जो है बीटा सेल ऑफ लैंगरहैंस, एक सेल होता है जिसमें से इंसुलिन निकलता है। और यही पैनक्रियाज में हमें जो चर्बी पचाने के लिए या प्रोटीन को पचाने के लिए या हमारे ग्लूकोज को पचाने के लिए लाइपेज, एमाइलेज, ऐसे कुछ एंजाइम भी पैनक्रियाज से ही निकलते हैं। लेकिन पैनक्रियाज के ऊपर लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि पैनक्रियाज को पहचानते ही नहीं लोग कि पैनक्रियाज होता क्या है। तो पैनक्रियाज मैं बता दूं, पेट के नीचे जो है लीवर को सपोर्ट करने वाला, जो लीवर की जितनी गंदगी है वो पैनक्रियाज से होकर ही हमारे ड्यूडेनम में जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि पैनक्रियाज जो है बहुत अहम रोल निभाता है इंसुलिन बनाने के लिए। तो जो इंसुलिन बनता है, तो टाइप 1 में जो है कि आपका इंसुलिन पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, बिल्कुल नहीं रहता है, पूरा पैनक्रियाज डैमेज हो जाता है। इसलिए टाइप 1 डायबिटीज के लिए हम लोग कहते हैं कि उसको सिर्फ इंसुलिन इंजेक्शन ही काम करेगा। तो ये देखा गया है कि जितने टाइप 1 डायबिटीज हैं, बच्चे हैं, उनको सबको जिंदगी भर इंसुलिन लेना पड़ता है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज में ऐसा नहीं है। तो टाइप 2 डायबिटीज में उसके कुछ कारण है। एक तो मैंने पहले ही बताया, टाइप 2 डायबिटीज का जो है कारण जो है हमारा टेंशन या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। 80% जो डायबिटीज है वो सिर्फ और सिर्फ टेंशन से होता है। जो मैंने बताया कि उसको ग्लूकोज की जरूरत होती है हमेशा टेंशन आने पे, और हमारा शुगर अचानक बढ़ जाता है। और दूसरा कारण होता है कि हमारा पैनक्रियाज डैमेज हो गया है।
या हमारा पैनक्रियाज इन्फेक्टेड है, या उसमें इन्फ्लेमेशन है, तो हमारा पैनक्रियाज कम काम करने लगता है। और तीसरा कारण होता है सेल रेजिस्टेंस। इसमें देखा गया है कि इंसुलिन तो निकल रहा है, पैनक्रियाज जो है काम कर रहा है, और पैनक्रियाज काम कर रहा है, इंसुलिन दे रहा है, और इंसुलिन का काम है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब ये इंसुलिन अपने साथ में ग्लूकोज को ले जाता है, और एक पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके अंदर जाकर ग्लूकोज को छोड़ देता है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल में रहता है, ये सेल का जो आवरण रहता है, जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, अगर वो कठिन है या उसके आसपास में बहुत सारा टॉक्सिन जमा हुआ है, तो ये इंसुलिन ग्लूकोज तो लेके जाता है 100%, लेकिन 50% ही ग्लूकोज सेल में जाता है, और 50% वापस जो है हमारे ब्लड में आ जाता है। अगर 50% ब्लड में आ गया तो ये महसूस होता है कि ब्लड के अंदर शुगर कम नहीं हुआ है। आपका 200 है तो फिर से वापस 200 हो गया है। तो एक मैसेज जाता है हमारे ब्रेन में, एक सेंटर है वहां पर जो बताता है पैनक्रियाज को कि भाई शुगर कम नहीं हुआ है, तो शुगर कम करने के लिए और इंसुलिन भेजना है। तो पैनक्रियाज फिर से इंसुलिन भेजता है, और फिर से इंसुलिन ग्लूकोज को लेकर सेल में जाता है, और फिर वही प्रक्रिया जारी होती है, वही साइकिल जारी होता है। फिर से 50% अंदर जाता है, और फिर 50% हमारे ब्लड में वापस आ जाता है। तो इसको कहते हैं सेल रेजिस्टेंस। मतलब सेल क्या होता है कि इंसुलिन को अंदर ग्लूकोज छोड़ने नहीं देता है, और हमारा ब्लड शुगर हमेशा बढ़ा रहता है। तो एक कारण यह हो गया। और चौथा कारण जो होता है कि हमारा पेट साफ नहीं होता है, इनडाइजेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन बना रहता है। अगर पेट नहीं साफ होता है, अगर आपको 12-12 घंटे 18-18 घंटे अगर पेट साफ नहीं होता है, अगर आपका कॉन्स्टिपेशन है, तो आपके पेट में जो है या आपकी आंतों में जो है शुगर या खाना बहुत देर तक का टिका रहेगा, और उसमें से धीरे धीरे शुगर रिसता रहता है, और आपका शुगर ब्लड में बढ़ जाता है। तो ये 4 कारण है। अब यहाँ पर देखने वाली बात है, ये है कि इसके शुगर बढ़ने से होता क्या है, शुगर बढ़ने से हमको क्या नुकसान है। अभी बहुत सारे लोगों ने ये देखा है कि शुगर बढ़ने से कुछ तकलीफ तो होती नहीं है, शुरुआत में जरा भी महसूस नहीं होता है कि मुझे कुछ हुआ है। तो लोग क्या करते हैं कि उसमें अलगर्जी पना कर देते हैं कि मैं क्यों ट्रीटमेंट करूं, इसका क्यों टेस्ट कराऊं। क्योंकि 300-400 पे भी लोग मैंने देखा है कि आराम से जिंदगी जीते हैं, क्योंकि शुगर से कोई चीज, शुगर तो चाहिए हमें, लेकिन वो सेल में चाहिए, ना कि ब्लड में चाहिए। तो ब्लड में अगर रहता है तो वो कुछ ना तो कुछ नुकसान करेगा। और नुकसान क्या करता है कि जैसे आप जलेबी बनाने के टाइम चाशनी बनाते हैं शुगर की, उस तरह से ये शुगर हमारे ब्लड को बना देता है। इसका मतलब क्या होता है कि हमारा ब्लड जो है गाढ़ा हो जाता है, और गाढ़ा हो जाने के बाद साथ में ये हमारी आर्टरी, जो हमारा बेड है, वास्कुलर बेड, पूरे शरीर में आर्टरी, वेन्स, ये जो वास्कुलर बेड है, इसके अंदर दीवालों में चिपकना चालू हो जाता है और स्टिकी हो जाता है। उसके साथ ग्लूकोज के साथ में, शुगर के साथ में कोलेस्ट्रॉल भी चिटकना चालू करता है। तो ये चिटकने से क्या होता है कि हमारा जो आर्टरी का साइज जो रहता है वो कम हो जाता है, और साइज कम होने की वजह से आर्टरी का काम है कि ब्लड को हमारे हार्ट तक पहुंचाना। और इसमें क्या करता है कि उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ये 2 प्रोसेस चलता रहता है आर्टरी में। तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में ब्लड को हार्ट तक पहुंचाता है। लेकिन अगर ज्यादा कचरा जमा हो गया है नली में या आर्टरी में, तो उसको पहुंचाने के लिए आर्टरी को बहुत मेहनत करना पड़ता है, और वो मेहनत करने के चक्कर में हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ने का कारण क्या है कि गंदगी, हमारे शरीर में आर्टरी में अगर बहुत गंदगी जमा हो गई है तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और सारी बीमारियों का कारण ये ब्लड प्रेशर और डायबिटीज मिलकर दोनों काम करते हैं। अब ये जो है हमारा जो माइक्रो सर्कुलेशन है, इसको असर करना चालू होते हैं। माइक्रो सर्कुलेशन में जैसे मैक्रो,
जैसे बड़ी आर्टरी रहती है वैसे ही छोटी छोटी आर्टरी जो हमारे पूरे शरीर में होती है। तो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन मैं बताऊंगा कि कॉम्प्लिकेशन क्या है। आदमी को डर कब लगना चाहिए, और आदमी डायबिटीज से डरता कब है? जब उसको ब्रेन अटैक आता है, जब उसको पैरालिसिस हो जाता है, क्योंकि उसका माइक्रो सर्कुलेशन ब्रेन के अंदर जो ब्लॉकेज होता है, या उसके ब्रेन जो है सूखने लगता है, और सूखने के बाद में पैरालिसिस हो जाता है उसको। ये सारी चीजें जब होने लगती हैं तब आदमी डरने लगता है कि मुझे डायबिटीज है, मुझे पहले ही ध्यान देना चाहिए था, मुझे लापरवाह नहीं होना चाहिए था। तो माइक्रो सर्कुलेशन जो मैंने बताया कि ब्रेन में है, वहां पर अगर समझो ब्लॉकेज है, तो ब्रेन का जो सप्लाई है, न्यूट्रिशन ऑक्सीजन अगर बंद हो गया तो वो पार्ट जो है डेड हो जाता है, जिसको हम लोग ब्रेन एट्रोफी भी बोलते हैं। और वही कारण होता है पैरालिसिस का और बहुत सारी बीमारियों का। दूसरा जो अटैक होता है हमारे आंखों पे, जिसको हम लोग डायबिटीज में ये कहते हैं कि बहुत सारे लोग अंधे हो गए हैं या उनकी रोशनी कम होने लगती है, तो ये ब्लॉकेज है। इसका कारण भी ब्लॉकेज है। शुगर और कोलेस्ट्रॉल मिलके जो सप्लाई रहती है आंख की उसको कम कर देते हैं। इसकी वजह से उनका आंख का धुंधलापन होना, धीरे धीरे उनको ब्लाइंड हो जाते हैं। तो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग डायबिटीज की वजह से ब्लाइंड भी हो गए। और तीसरा जो कॉम्प्लिकेशन है वो है हार्ट ब्लॉकेज। तो जैसे ब्रेन में होता है उसी तरह से हार्ट में भी ब्लॉकेज होने चालू हो जाते हैं। और कभी एक समय ऐसा आता है कि 90% होने के बाद में वो ब्लॉकेज की वजह से हमारे हार्ट को ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलना कम हो जाता है, न्यूट्रिशन मिलना कम हो जाता है, और हमें हार्ट अटैक बोलते हैं कि हार्ट अटैक आ गया या आपका हार्ट फेल हो गया है। उसी तरह से किडनी की छन्नी में अगर ब्लॉकेज हो गया तो आपका सीरम क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है। तो कहते हैं कि भाई आपको किडनी फेल हो गया है, अब आपको 6 के ऊपर 7 के ऊपर अगर क्रिएटिनिन हो गया है तो आपको डायलिसिस कराना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम कोलेस्ट्रॉल और शुगर में ही है, और ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से सारे प्रॉब्लम होते चले जा रहे हैं। तो ये समझना जरूरी है, सभी लोगों को ये समझना जरूरी है कि एक्चुअली बीमारी होती कैसी है, तो हम पता कर सकते हैं कि उसको ठीक कैसे किया जा सकता है। और फिर बाद में अगर आपके पूरे शरीर में जितने माइक्रो सर्कुलेशन है, या आपके हाथ पैर में अगर आपकी नसों को भी न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तो आपके हाथ पैर में झंझनाहट होने लगती है, जलन होने लगती है, फटन होने लगती है, आपके हाथ पैर सुन्न पड़ने लगते हैं, आपको पता नहीं चलता है कि आपका चप्पल कब बाहर निकल गया और आपको कब ठोकर लग गई। एक ठोकर लग गई, जख्म हो गया, और वो जख्म डायबिटीज में जल्दी ठीक नहीं होता है और वो बढ़ता ही चला जाता है। अभी हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जिसके अंगूठा जो है सड़ रहा है, उसमें गैंग्रीन हो जा रहा है, डॉक्टर बोलता है पैर काटना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि एम्पुटेट किया गया है, गैंग्रीन हो जाता है, जख्म ठीक नहीं होता है, क्योंकि शुगर की वजह से, शुगर जो है बैक्टीरिया को बढ़ने के लिए अच्छा मीडियम है, इसकी वजह से वो ठीक नहीं होता है। चाहे कितनी बार भी आप एंटीबायोटिक, कितनी हाई एंटीबायोटिक दे दो, वो ठीक नहीं होता है। तो ये जो कॉम्प्लिकेशन है, और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो काम करने का एनर्जी लेवल जो है वो बहुत डाउन हो जाता है। तो डायबिटीज वालों को मैं देखा है कि बहुत सारे लोग काम में जाते नहीं है, या बहुत सारे लोगों ने रिजाइन भी कर दिया है क्योंकि उनसे काम नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उनका सेक्सुअल प्रॉब्लम हो जाता है, उनका सेक्स ना के बराबर हो जाता है, और बहुत सारे लोगों को इस चक्कर में डाइवोर्स भी लेना पड़ा है। तो कहने का तात्पर्य जो है कि शुगर हमारे ब्लड में रहता तो है, आसान है सोचना कि शुगर है तो क्या करूं मैं, जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि ये कॉम्प्लिकेशंस क्यों हुए, ये कॉम्प्लिकेशन शुगर की वजह से हुए हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर शुगर हो गया है तो मुझे किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि मैं डरा नहीं रहा हूं। जितने भी डायबिटिक पेशेंट है या जितने डायबिटिक लोगों से हम लोग बात करते हैं, मैं किसी को डरा नहीं रहा हूं। मैं ये बता रहा हूं कि अगर आपको ये पता चल जाए
कि आपके सारी बीमारियों का, तो बीमारी होने के बाद इलाज करने से कोई मतलब नहीं होता है, फिर वो डॉक्टर के हाथ से चला जाता है। एलोपैथिक डॉक्टर तो कुछ नहीं कर पाता है, सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देता है या ऑपरेशन करेगा। तो उसको रिवर्स करने के लिए तो बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मेरा डायबिटीज ठीक हो जाएगा क्या आपके प्रोडक्ट से। तो मैं ये सिंपल फार्मूला बताऊंगा कि डायबिटीज ठीक हो सकता है। अब ठीक हो सकता है जैसे मैंने बताया कि सारा जड़ जो है शुगर, आपके ब्लड में शुगर अगर अधिक हो गया है, ज्यादा है और बड़े समय तक बना रहता है, जैसे हम लोग टेस्ट करते हैं खाने के पहले वाला और खाने के बाद वाला, और एक टेस्ट जिसको हम लोग हेमोग्लोबिन A1C कहते हैं, 6 महीने का एवरेज बताता है। वो अगर 6 के ऊपर हो गया आपका, तो इसका मतलब 6 महीने तक का आपका शुगर जो है बढ़ा था और वो आपके आर्टरी को नुकसान पहुंचाते चला जा रहा था और वो हर जगह नुकसान पहुंचा रहा था आपको। तो ये समय समय पे टेस्ट करना भी बहुत जरूरी है। तो समय समय पे टेस्ट करने के लिए आपको तत्पर रहना चाहिए। लोग 2-2 साल 3-3 साल टेस्ट नहीं करते हैं और एक डॉक्टर ने गोली लिख दिया, बस उसी गोली को 3-3 साल 2-2 साल खाते चले जाते हैं और उसका कोई ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे लोगों को ये सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अगर जो मैंने कॉम्प्लिकेशन बताया है अगर ये समझ में आ गया तो बहुत सारे लोग अपना डायबिटीज खुद ब खुद कंट्रोल कर लेंगे। तो कंट्रोल जो हमारा प्रोडक्ट है बायोसिलिक्स, अब बायोसिलिक्स कैसे काम करेगा मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि बायोसिलिक्स जो है ये शुगर को कंट्रोल करने का भी काम करता है, ब्लड प्रेशर को भी कम करने का काम करता है। अगर शुगर कम हो गया तो आपका ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा और आपका ब्लड प्रेशर कम हो गया तो आपका प्रेशर जो है ब्रेन में, हार्ट में, आंखों में, किडनी में या आपके पैरों में वो भी कम हो जाएगा और जो भी कॉम्प्लिकेशन है वो वापस रिवर्स हो सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बायोसिलिक्स में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट है जो पैनक्रियाज को बनाने का काम करते हैं, हमारे टेंशन को कम करने का काम करते हैं, हमारे सेल में जो मैंने बताया कि सेल रेजिस्टेंस है या सेल मेम्ब्रेन में ज्यादा टॉक्सिन जमा हो गया है उसको फ्री करने का काम करते हैं। हमारा प्रोडक्ट जो है पेट साफ करने का काम करता है, हमारा पेट जो है हमारे डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, मतलब पूरे शरीर से जितनी गंदगी है उसको निकालने का काम करता है। तो ये अगर जो काम करता है, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या गारंटी है। तो गारंटी क्या है कि जो लाइफस्टाइल डिजीज है, लाइफस्टाइल डिजीज मतलब क्या है कि आपने कुछ तो लाइफस्टाइल चेंज किया है और उसकी वजह से आपको ये बीमारी 50 और 60 साल के बाद हो गई है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो लाइफस्टाइल फिर से चेंज करना पड़ेगा, तब जाके आप हमेशा के लिए डायबिटीज फ्री रह सकते हैं। अगर आप बोलोगे कि बायोसिलिक्स के भरोसे ही अगर मुझे ठीक करना है तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको डाइट भी कंट्रोल करना पड़ेगा। आपके डाइट में ज्यादा करके लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जो फूड्स है वो लिस्टेड है, जैसे ग्रेन्स हो गया, फ्रूट्स हो गए, कुछ ग्रीन वेजिटेबल हो गए, इस सबको आपको अपने डाइट में डालना पड़ेगा। आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। आपको टाइम टू टाइम कम से कम 4 घंटे 5 घंटे में थोड़ा 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 करके 4 बार में अपने खाने को खाना है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर आपने सुबह नाश्ता किया और दोपहर को आप दबा के खाना खा लेते हैं, 4-5 चपाती खा लिया, इतना चावल खा लिया, तो ये क्या होता है कि शुगर आपका अचानक शूट अप हो जाता है और पैनक्रियाज उतना इंसुलिन नहीं निकाल पाता है, तो शुगर वैसे के वैसे ही रहता है और आपको डैमेज करता चला जाता है। अगर आपने सुबह 8 बजे खाया, फिर 10 बजे कुछ थोड़ा सा खाया, फिर थोड़ा सा, तो कम भूख लगेगी आपको दोपहर को, एक साथ में खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर शाम को 4 बजे 5 बजे फिर से आप कुछ नाश्ता करते हैं, तो रात को 9 बजे 8 बजे जब खाना खाओगे तो कम भूख लगेगी। तो ये कहने का तात्पर्य है कि आप थोड़ा सा समय दीजिए अपने पैनक्रियाज को फिर से रीजनरेट होने के लिए, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो है एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, जिसका ओरैक वैल्यू 8,500 है और ये एंटीऑक्सीडेंट ही आपके पैनक्रियाज को बनाने का काम करेगा
और आपके जो सेल रेजिस्टेंस को उसको कम कम करने का काम करेगा। जैसे रिजर्वेटॉल है, ओमेगा 3 है, कि आपके सेल मेम्ब्रेन को बनाने का काम करेंगे, ब्रेन को बनाने का काम करेंगे, आपके टेंशन को कम करने का काम करेंगे। तो प्रोडक्ट तो काम करेगा, लेकिन आपका भी उस पर काम बनता है कि आपको समय समय पे खाना खाना है। कम से कम आधा घंटा सुबह चलना है, आधा घंटा शाम को चलना है। तो जब तक आप निकालोगे नहीं इसको बाहर, पूरी गंदगी को, तब तक ये आपके शरीर में घूमता रहेगा और आपको नुकसान पहुंचाता रहेगा, जो कॉम्प्लिकेशंस मैंने बताए हैं। अभी जो है मैंने बताया कि हमारा प्रोडक्ट कैसे काम करता है, तो बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि पूरा ठीक हो जाएगा क्या, हमारा डायबिटीज पूरा ठीक हो जाएगा क्या। तो डायबिटीज तो कभी पूरा ठीक नहीं हो सकता है, क्योंकि शुगर तो पूरा खत्म नहीं होगा, 120 तो चाहिए चाहिए। सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करने के लिए आपको थोड़ा हेल्प करना पड़ेगा और थोड़ा जो है बायोसेलिक्स करेगा, तो जाके आप हमेशा के लिए, क्योंकि खाना तो छोड़ नहीं सकते हो, खाना तो खाओगे ही। या मैं बोलूं कि डायबिटीज ठीक हो जाएगा, गारंटी है क्या, तो मैं बोलूंगा खाना छोड़ दो। अगर आप खाना छोड़ देते हो तो आपका शुगर ठीक हो जाता है, डायबिटीज ठीक हो जाता है। तो मेन प्रॉब्लम किधर है, खाना। तो अगर इसको आप स्पेसिंग करेंगे, स्पेसिंग या रेशनिंग, जिसको रेशनिंग भी बोल सकते हैं हम लोग, कि रेशनिंग करोगे, थोड़ा थोड़ा खाओ। तो जैसे मैं बोलता हूं कि ईट योर फूड लाइक मेडिसिन, अदरवाइज फूड विल बी योर मेडिसिन विल बी योर फूड। बाद में पूरे डब्बा भर के, मैंने देखा है लोगों को गोलियां खाते हैं, सुबह 2 गोली, दोपहर को 2 गोली, शाम को 2 गोली, ऐसे करके वो हमेशा गोलियां खाते रहते हैं, डायबिटीज की, ब्लड प्रेशर की, सब कॉम्प्लिकेशन, पैरालिसिस की, या खून पतला करने की, या कोलेस्ट्रॉल कम करने की। ये सारी गोलियां खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप सही ढंग से अपने डाइट को कंट्रोल करेंगे, बायोसिलिक लेते रहोगे, डेली एक भी ले लिया तो भी आपका काम हो जाता है। आपका जो पूरा एंटीऑक्सीडेंट सारी चीज मिल जाती है, जो आपके खाने में नहीं मिल रहा है, वो सारी चीजें आपको मिलना चालू हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो है हम डायबिटीज के बारे में बहुत कुछ बातें कर सकते हैं कि डायबिटीज को क्या करना है। तो बहुत सारे लोगों का सवाल, अभी यहाँ पे मैंने बहुत सारे सवालों का जवाब दे दिया है। मेरे ख्याल से कुछ क्वेश्चंस हैं तो मैं जवाब दे सकूंगा। अभी बहुत सारे लोग जो है गोली लेते हैं, टैबलेट, एलोपैथिक टैबलेट। तो मैं बता देना चाहता हूं कि ये एलोपैथिक टैबलेट जो लेते हैं वो इंसुलिन नहीं है, वो इंसुलिन का काम नहीं करता है। ये टैबलेट जो है आपके पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है इंसुलिन निकालने के लिए। टैबलेट क्या करता है, निचोड़ता है किसको, आपके पैनक्रियाज को, इजलेट ऑफ लैंगरहैंस बीटा सेल, उसको स्टिमुलेट करके इंसुलिन निकालने का काम करता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो टैबलेट भी काम करना बंद कर देता है और पैनक्रियाज बोलता है कि भाई मेरे पास अब इंसुलिन नहीं है, आप कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लो। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, शुगर बढ़ा हुआ है, 250 है, 300 है, और 250-300 होने के बाद में डॉक्टर क्या करता है कि पहले मेटफॉर्मिन, ग्लिमिप्राइड दे रहा था, फिर बाद में वो ओग्लीबोस देना चालू करेगा, फिर सीताग्लिप्टिन, डापाग्लिप्टिन, ऐसे बहुत सारी टैबलेट्स है, वो बदल बदल के दे के पेशेंट को खुश करता रहता है। और पेशेंट फाइल लेके दिन रात कभी इस डॉक्टर के पास, कभी उस डॉक्टर के पास घूमता रहता है, लेकिन उसका जो है एलोपैथिक से समाधान नहीं होता है, वो डायबिटीज ठीक नहीं होता है। और लास्ट में डॉक्टर क्या कहता है कि भाई आपके शरीर में ग्लूकोज, इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा बाहर से। तो पहले ही बता दिया होता डॉक्टर ने कि भाई तुम्हारे शरीर में इंसुलिन जो है वही काम कर रहा है, आपकी गोली नहीं काम कर रही है। तो जो इंसुलिन बना रहा है पैनक्रियाज, उसको बनाने का काम करो, सेल रेजिस्टेंस को कम करने का काम करो, अपने टेंशन को कम करने का काम करो, अपने डाइट को कंट्रोल करने का काम करो। ये सारा अगर आप सहायता करते हैं तो बायोसेलिक एक नंबर काम करेगा। तो बहुत सारे लोगों का बहुत सारे जवाब मैंने इसमें दे दिए हैं। तो इंसुलिन लेने क्यों पड़ते हैं ये मैंने अभी बता दिया है। तो आपका ये सारा जो रिवर्स हो सकता है, जैसे आपकी किडनी फेल हो गई है, ब्रेन आपका सूख गया है, या आपका हार्ट ब्लॉकेज हमेशा हो जाता है, एक अटैक आया, स्टेंट डाला, फिर वापस अटैक आता है, फिर स्टेंट डालते हैं,
एक बार पैरालिसिस हो गया, फिर वापस पैरालिसिस हो गया है, फिर से वापस स्ट्रोक मार रहा है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि आप ध्यान नहीं दे रहे हो। आपको किसी ने बताया नहीं कि किस ढंग से रहना है आगे चलकर। आप फिर उसी जिंदगी में चले जाते हो, इसलिए फिर से डबल अटैक आता है। ब्रेन अटैक हो, हार्ट अटैक हो, किडनी का क्रिएटिनिन बढ़ना हो, ये सारी चीजें जो है हमारे लाइफस्टाइल से ही होता है कि हमारी लाइफस्टाइल सही नहीं है। तो मेरे ख्याल से बहुत सारा सवाल का जवाब हो चुका है यहाँ पर, और अगर किसी को सवाल पूछना है तो वो पूछ सकता है। पुनीत जी, तो थैंक यू यस मुझे यस, समय थैंक देने के यू, लिए। थैंक यू सर, बहुत ही जबरदस्त जानकारी दी धन्यवाद आज आपने। आपका। यस यस सर, बहुत ही जबरदस्त जानकारी दी आज आपने दोस्तों, क्योंकि पैसा खर्च करने के बाद भी ये जानकारी नहीं मिलती दोस्तों, और फ्री में हमें जानकारी मिलती है। तो ये डॉक्टर साहब, आप भी हेलो समाज सेवा, हाँ आप भी समाज सेवा का काम करें सबके हेलो लिए। तो सर हेलो चार कॉल है सर, मैं सुन पा रहा हूँ सर आपकी बात, मेरी वॉइस आ रही है सर हाँ, आपको? पुनीत जी हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, क्लियर आ रही है आपकी वॉइस सर। तो 4 जनों ने हैंड रेज हेलो किया 10 बजे से पहले, मैं उनको 1 बाय 1 करके। जी जी जी, आवाज आ रही है सर? यस बिल्कुल आ रही है सर। जी जी, बहुत 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 ही बढ़िया सेशन रहा डॉक्टर नंदलाल सर का। यस सर, लेकिन बट जो सर मेरा जो क्वेश्चन है वो डायबिटीज को लेकर के तो नहीं है, लेकिन मैं एक चीज थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ कि अगर आप इजाजत दे तो। बताइए सर। एक्चुअली एक पेशेंट है सर, उनको ना लंग कैंसर है, अभी उनकी रिपोर्ट्स आई ही हैं और उनका एक रिपोर्ट आना है, तो हम थोड़ा सा उसके बारे में जानना चाह रहे थे। और जो पेशेंट की अप्रॉक्स एज है वो 57 to 8 ईयर्स के अराउंड है, लंग कैंसर है। तो सर तो क्या सबसे पहले उसमें आप ये रिपोर्ट्स भेजा दी, पहले आप रिपोर्ट भेज दीजिए, बेटर रहेगा हेलो कि फिर हम। हाँ यस सर, हाँ, क्या लंग कैंसर है? यस सर। जी जी जी, तो ये लंग तो लंग तक सीमित है कि आगे भी है, और भी मतलब सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, ये लिम्फ नोड में भी चला गया है? तो पूरा रिपोर्ट चाहिए होगा। इनका और सर सर एक आपको एक बात, रिपोर्ट आना बाकी है। तो सर आप हाँ रिपोर्ट सर पूरी जी, कलेक्ट करके। मैं क्या बता रहा हूँ सुनिए। जी जी, मैं कैंसर के पेशेंट लोगों को यही बताता हूँ कि कैंसर का जो ट्रीटमेंट है, जो भी ट्रीटमेंट है, या वो ऑपरेशन करते हैं, जी या वो कीमो करते हैं, या वो रेडिएशन करते हैं, या 3 चीज में ही करते हैं, बराबर। और ये करने के बाद में जी अब जी, हमारा प्रोडक्ट क्या करता है, हमारा प्रोडक्ट क्या करता है उसमें, या कीमो करा रहे हैं, या उसका सेल डैमेज हो रहा है, कमजोरी आ रही है, इसके अंदर हमारा प्रोडक्ट आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, कीमो में भी, या आप रेडिएशन में भी कर सकते हैं, क्योंकि रेडिएशन में भी सेल डाउन होते रहता है, और ये ऑपरेशन करने के बाद में भी कमजोरी रहती है। तो हमारा प्रोडक्ट देने के लिए कभी भी कोई भी ट्रीटमेंट जो भी चल रहा है, उसका कैंसर का जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है, उस समय पे उसके बाद में देने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो सप्लीमेंट्री फूड है, बूस्टर है, या इम्यूनिटी बूस्टर, राइट। लेकिन अगर साथ साथ जी में अगर आपने ये चालू कर दिया, तो पूछने की जरूरत नहीं है। अगर आपने चालू कर दिया 1-2 सैचेट या 3 सैचेट, तो पेशेंट का जो है आगे का जो प्रोसीजर है, फिर से वापस होना है उसको। कैंसर एक जगह से उठेगा, दूसरी जगह चला जाएगा। अब लंग से गया है, लिम्फ नोड में जाएगा, लिम्फ नोड से ब्रेन में जाएगा, ब्रेन से हार्ट में जाएगा, किडनी में जाएगा, लीवर में जाएगा। आप कहाँ कहाँ ऑपरेशन करोगे, और कहाँ कहाँ रेडिएशन दोगे, और कहाँ कहाँ कीमो करा के उसको ठीक करोगे। तो एक ही रास्ता है, बायोसिलिक देना चालू कर दिए, और आप उसका जैसे जैसे वो कंट्रोल होता है, उस तरह से आप उसको बढ़ाते जाइए डोज को। तो दिन में कम से कम 4 घंटे में 4 सैचेट देते हैं, तो बहुत सारा जो है रिवर्स होने की संभावना है। हम कोई गारंटी नहीं देते हैं या कुछ नहीं करते हैं, लेकिन ये होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमको मालूम है कि हमारा बायोसिलिक का जो एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी इम्यूनो बूस्टर है, ये सारी चीजें जो अंदर है उसमें वो काम करती है, और वही चीज जी चाहिए हमको। ठीक है, जी जी जी, ओके, जी जी, थैंक कोई यू। ना सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाकी मैं रिपोर्ट्स भी पुनीत सर तक भेजने का यस प्रयास यस सर, करूंगा। आप रिपोर्ट भिजवा दिए ताकि और आपको जानकारी दे पाएंगे। जी चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू। अभी मैं अरीफुर रहमान सर जी, आप अनम्यूट हो चुके हैं सर, आप बात रखिए। Yes, good evening, everybody. Good evening, sir. गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। I want to ask about HPRT1. Hello, sir. हाँ सर, आ रहे हैं सर, आ रहे हैं। HPRT1. There were
my brother's son both have this same problem. And what doctor has told us that the mother is the carrier of the disease. And Hello? if a girl child, hello, What is the problem? HPRT1. 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 Can you tell me the full form? HPRT1, what doctor has advised or told us that this is the disease. Mother is the carrier and it only happens with the boy child, See, not with the girl you child. You send the report. Okay. You send the report. Then we'll next time we will answer you. Okay. Okay, sir. थैंक यू वेरी फुल सर जी, थैंक यू। अभी मैं रुखसाना मैम जी आपको मैं लास्ट अनम्यूट करूंगा। रुखसाना मैम आपकी स्क्रीन पे अनम्यूट लिंक भेजा है। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते मैम, नमस्ते। जी सर, मेरे एक क्वेश्चन है। यहाँ पे हम आए हैं, इनके मतलब डायलिसिस होते हैं, मतलब लीवर दोनों खराब है, किडनी सॉरी किडनी खराब है इनकी, डायलिसिस पे हैं। तो इनको जरा आप बता दीजिए, यकीन नहीं हो रहा है कि ये दवा से ठीक हो सकते हैं। कितना है मैडम क्रिएटिनिन लेवल कितना है पेशेंट का? किडनी लेवल कितना है? लो आप बात करो। क्रिएटिन लेवल सर बात कर लीजिए। क्रिएटिन लेवल 14 तक पहुंच गया था इनका। तो अभी कितना चल रहा है सर? और कितने बार डायलिसिस हो रहा है? डायलिसिस सप्ताह में 3 दफा होता है। सप्ताह में 3 दफा होता है। तो सर 100 रुपए। हाँ सर, आ चुके हैं। हेलो। हाँ सर। हेलो। हाँ सर। हाँ, क्या प्रॉब्लम बताया? क्रिएटिनिन 14 हो गया है। हाँ 14 क्रिएटिनिन हो गया है इनका। 3 बार डायलिसिस हो रहा है वीकली 3 टाइम्स हो रहा है। अच्छा, डायबिटीज है उनको? नहीं, कुछ नहीं है सर, ना शुगर है ना डायबिटीज, कुछ नहीं है। उम्र कितनी है? उम्र उसकी 27 साल है, 27। हाँ, तो एक्चुअली ये जो है ना ऑटो इम्यून डिजीज है, ये उसने कुछ टैबलेट खाया होगा, पेन किलर खाने की वजह से, ज्यादा पेन किलर खाने की वजह से हो गया होगा। पेन किलर इसने लिया था किसी के कहने से, रिवाइटल नहीं होता है वो। हाँ, बस वो रिवाइटल या क्रिएटिन भी लेते हैं लोग। रिवाइटल खाया था इसने मोटो होने के लिए। हाँ, तो ये जो है ना हो सकता है वापस, अभी यंग है वो, ये वापस हो सकता है। आप अपना एक से शुरू करो, 10 दिन के बाद में अगर अच्छा लगने लगेगा 2 करो, और तब तक का आप डायलिसिस चालू रखो उसको, क्योंकि उसके सेल को बनाने के लिए टाइम लगेगा। तो धीरे धीरे 3 से 6 महीने के आसपास में ये फिर से वापस, क्योंकि ये उसका जो किडनी जो है अटैक में आ गया था, अटैक हो गया था उसके ऊपर। तो उसका सेल बनने के लिए जल्दी बनेगा, क्योंकि ये यंग है और इसको कोई डायबिटीज नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, तो बहुत जल्दी बनेगा ये। और ये ब्लड ग्रुप भी इसकी बहुत अच्छा है, वो पॉजिटिव है। हाँ ना, ब्लड से कोई लेन देना नहीं है, आप इसको दे दो बस। जी सर। और सर ये कह रहे कि हमने नेक्स्ट टाइम एक आयुर्वेदिक दवाई चलाई थी इसकी, वो जाने दो, सब आयुर्वेदिक दवा से कुछ होने वाला नहीं है। हेलो। जी। देखिए क्या होता है कि आयुर्वेदिक दवा जो है एक बीमारी पे काम करेगी। जी। या लीवर वाली है या किडनी वाली है, उसके लिए कुछ फिक्स मेडिसिन होती है आयुर्वेदिक में, या जॉइंट के लिए है, उनके लिए अलग फिक्स मेडिसिन होती है। ये हमारा जो है मेडिसिन नहीं है, ये जो है पूरे शरीर पे काम करेगा। ये आपके किडनी पे भी काम करेगा, लीवर पे भी काम करेगा, हार्ट पे करेगा, ब्रेन पे करेगा, बोन्स पे करेगा, हर चीज पे काम करने वाला है। मतलब ये क्या है, बॉडी की सर्विसिंग करने की बात है यहाँ पर। जैसे गाड़ी की सर्विसिंग करते हो ना, उसी तरह से आपके पूरे बॉडी की सर्विसिंग हो जाएगी। और ये सर्विसिंग जो है, ये कोई हर्ब्स छोटा मोटा नहीं है। ये जो है सब हर्ब्स में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, किसी में थोड़ा होता है, किसी में ज्यादा होता है, लेकिन हमारे पास जो है इंटरनेशनल लेवल के एंटीऑक्सीडेंट है, और वो एंटीऑक्सीडेंट बहुत बढ़िया काम करते हैं। ठीक है, और कर रहे हैं, इसके लिए आज हम लोग यहाँ जमा हुए इतने सारे लोग। ठीक है सर, थैंक यू सर। और कोई इससे थैंक यू सर। तो आपको पानी की मात्रा को नहीं बढ़ाना है, क्योंकि जितना डॉक्टर ने आपको पानी पीने के लिए बोल रखा है उतना ही पानी में आपको रहना है। चलिए, मैं लास्ट कॉल है अली सर, मैंने आपको अनम्यूट लिंक भेजा है, आप अनम्यूट करें तभी हम आपको सुन पाएंगे। अली सर, मैंने आपको अनम्यूट लिंक भेजा आपकी स्क्रीन के ऊपर, आप अनम्यूट करेंगे तभी हम आपको सुन पाएंगे।
Yes, yes. Welcome, sir. Hello. Yes, welcome, sir. नमस्कार सर, नमस्कार सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर। बताइए सर। मैं हार्ट पेशेंट हूँ। यस सर। मेरी जो है ना 2 नसें 100% बंद है और तीसरी नस 90% बंद है। अभी मैं लिंक पे काफी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, सुन रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई हार्ट के बारे में कोई ऐसी बात नहीं आई जो कि मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये मेरी नसें खुल सकती हैं इस प्रोडक्ट को लेने पे? हेलो, जी सर, नमस्कार। नसें मतलब हार्ट की नसें है ना? हाँ जी, मेरे को जो है ना एंजियोग्राफी हुई थी और ब्लॉकेज है। टीबीडी आई थी सर, ब्लॉकेज है। नहीं ब्लॉकेज है। अच्छा हाँ जी। अच्छा, अटैक आया था? जी 2 बार अटैक आ चुका है, डायबिटीज पेशेंट हूँ। तो मैंने अभी बताया था, अभी थोड़ा देर पहले मैंने क्या बताया कि ब्रेन अटैक 2 बार हो जाता है, हार्ट अटैक 2 बार 3 बार हो जाता है। मैंने अभी बोला, आपने सुना हाँ, नहीं बोला ध्यान से? हाँ, हो सकता है। मैंने बोला क्या मालूम है कि आदमी जो है अपनी लाइफस्टाइल चेंज नहीं करता है, वो क्या है सिर्फ मेडिसिन के भरोसे रहता है, वो अपने खाने जी। पीने में फर्क नहीं करता है। मैंने जैसे बताया स्पेसिंग करना है, खाने का स्पेसिंग करना है, या रेशनिंग करना है खाने में। अब जो सर पिछले अटैक 6 महीने से मैं बिना ऑयल के खाना खा रहा हूँ। ऑयल के खाना खाने से नहीं होता है भाई, मेरे स्पेसिंग करना जरूरी है, ऑयल के खाने से नहीं होता है। और ये जो है ब्लॉकेज कैसे हुआ? अब ब्लॉकेज होने का कारण क्या है मालूम है? ब्लॉकेज का कारण है कि आपके पास शरीर में ओमेगा 3 6 नहीं है, आप सिर्फ जी। 9 ही ले रहे हो। ठीक है, मार्केट जी। में 9 ही मिलता है, ओमेगा 3 6 नहीं मिलता है। और आपका एलडीएल चेक करो, आपका एचडीएल चेक करो। एलडीएल जो होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल जो होता है गुड कोलेस्ट्रॉल। तो एलडीएल जो अगर आपका बढ़ा रहेगा तो एलडीएल जो होता है ऑक्सीडाइज कर देता है। ये जो हमारा शुगर जो है उसके साथ में ऑक्सीडाइज होने के बाद में तो आपका जो एलडीएल चिपचिपा हो जाता है, और चिपचिपा होने जी। के बाद में वो जाके दीवारों से चिटक जाता है, और उसको जाके कैल्शियम, फाइबर, प्लेटलेट ये सब जमा होके आपकी नसों को ब्लॉक कर देते हैं। अब जी। ब्लॉक ठीक करने का तरीका क्या है कि फिर से वापस आप रिवर्स करो, अपना जी। एलडीएल कम करो, अपना एचडीएल बढ़ाओ। इसको हमेशा नहीं, चेक सर। करके देखना पड़ेगा आपको 6 महीने के अंदर। एलडीएल अभी मैंने कम करना है, एचडीएल को, कोलेस्ट्रॉल को कम करना है, ट्राइग्लिसराइड को कम करना है, शुगर को कंट्रोल में रखना है। अगर आप पीछे जाओगे, जैसे कि अभी मैं आपको बता देता हूँ, एक नदी है, नदी में बाढ़ आ गई। जी। बाढ़ आने के बाद पूरे गांव में पानी भर गया, जी। पूरे गांव में पानी भर गया है। अब वो गांव में से पानी निकलेगा कैसे? जब नदी का भाव कम करोगे, फिर से वापस नदी में वो पानी जाएगा गांव भर का। हाँ हाँ। बात समझ में आई? तो आपको रिवर्स हाँ जी। करना पड़ेगा, हर चीज के लिए रिवर्स करना पड़ेगा। उसके लिए आपको सही ढंग से अपने डॉक्टर से सलाह लेना है, सही ढंग से, फिर वो बताएगा कि ये रिवर्स हो सकता है। क्योंकि 80 पे भी 90 पे भी लोग जिंदा रहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि किसी को अटैक आएगा तो मर जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन सर 200% बंद है ना मेरी, कंट्रोल। हाँ 2 नसें 100% बंद है। हाँ, तो आपको ये पता है कि भगवान ने, हमारा नाम क्या है? अली। मोमिन अली मेरा नाम है सर। हाँ मोमिद अली, एक तुमको खुशखबरी देता हूँ कि अल्लाह मियाँ ने हमारी जो हार्ट है ना, हार्ट, उसमें जी। कम से कम 40-50 नसें दी है। जी। और एक बंद हो जाती है ना तो बाजू में से निकल जाती है, जी। बाजू में से दूसरी निकल जाती है। तो इसको पैरेलल आर्टरी बोलते हैं। ठीक है जी। जी। कैसे होता है बताऊं? तुमने गंगा के किनारे, मतलब जो लास्ट, जब गंगा नदी में गिरती है, समुद्र में जब गिरती है ना, हाँ हाँ। समुद्र में गिरने के टाइम पे उसका बहाव बहुत कम हो जाता है। जी। तो बाद में जो है वो दूसरा रास्ता ढूंढती है और एक ट्रायंगल बना लेती है, और एक जगह से रास्ता निकाल लेती है, दूसरी जगह से, तीसरी जगह से। जिधर भाव ज्यादा होएगा उधर चली जाएगी। ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं हम लोग, ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। जी जी जी। ट्रिब्यूटरीज तो ट्रिब्यूटरीज बना हुआ है हाथ में, और अच्छा दूसरी जी। जगह से आता है, इसलिए आप जिंदा हो। नहीं तो 200 ब्लॉक, फिर उसको कंट्रोल करो ना, और उसको थोड़ा थोड़ा तुम्हारा जो भी है, गोली है, उससे कम करो, एलडीएल ये सब कम करो, उसके बाद में आप जिंदा रह सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरा भी 100% ब्लॉक है, एक 90% है, क्या करूं बताओ? जी। नहीं फिर भी जिंदा हूं ना। जी जी जी।
हाँ, तो अगर आपको सही ढंग से लेना है तो आपके हार्ट को मजबूत करिए। आपको हार्ट के मजबूत करने के लिए ओमेगा 3 हमारे प्रोडक्ट में है। रिजर्वेटाल है जो हार्ट पे बहुत अच्छा काम करता है। क्लोरोफिल ठीक है है सर। वो भी हार्ट पे उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। आप एक सैचेट से शुरू करिए और 2 पे जाके जी। रुकोगे और फिर 6 महीने के बाद टेस्ट करके अपना ईसीजी करा लो, 2D का करा लो, आपका 100% निगेटिव आ जाएगा। ठीक है ठीक है? सर, धन्यवाद। ठीक है सर, शुक्रिया। तो थैंक यू सर, बहुत अच्छी जानकारी दी आज आपने डायबिटीज के ऊपर, किडनी की प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो दोस्तों ये जानकारी चलो। हम लोग दो सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम वीकली एक बार हमें जानकारी दें, इस तरह की जानकारी दें। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग लास्ट तक सिस्टम में बने रहे हैं और आशा करते हैं कि मतलब आपका जो प्यार है वो बायोसेलिक्स के लिए, नेचर फॉरएवर के लिए ऐसे ही बना रहे दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए हम अपने सेशन को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट।